वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सब रूटीन एंड एडवांस सब रूटीन का कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी किया था, जिसमें हमने पैरामीटर पासिंग फॉर द सब रूटीन, तो उसके हमने मेथड्स लिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द नेस्टेड सब रूटीन्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द नेस्टेड सब रूटीन. So whenever one subroutine calls the another subroutine in order to complete a specific task, the operation is called as a nesting. तो नेस्टिंग जो ऑपरेशन है वो इस तरह से कि जब एक सबरूटीन कॉल करता है दूसरे सबरूटीन को, ठीक है, टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ नेस्टिंग. मिस सपोज हमने एक सबरूटीन लिखा है, ठीक है, एंड उसी सबरूटीन में हमने अनदर सबरूटीन को कॉल किया है, ठीक है. सो दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ नेस्टिंग. मीन नेस्टिंग में यहाँ पे दो सब रूटीन्स है. फर्स्ट सब रूटीन, ठीक है, विल कॉल आउट टू द सेकंड सब रूटीन, एंड इफ नीडेड दैट second subroutine will call out to the third subroutine. So that is a nesting. So the first subroutine may call the second subroutine, and in turn the second subroutine may call the first subroutine. ठीक है, तो second subroutine यहाँ पे हो सकता है कि first subroutine को कॉल करें, तो यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा सबरूटीन 1 को. So like that. So that is the nested subroutine, or the third subroutine is also call out to the second or the first subroutine. So this operation is called as a simply a nesting operation, and such routines are called as a nested subroutine. ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप्स के सबरूटीन्स है फॉर नेस्टिंग. फर्स्ट वन इज द रीएंट्रांट सबरूटीन, सेकंड वन इज द रिकर्सिव सबरूटीन. तो इन दोनों का हमें विथ एग्जांपल डिटेल स्टडी करना है. So we start with the first type of subroutine, that is reentrant subroutine. So while executing a program, it may happen that subroutine 1 is called from main program, and procedure 2 is called from subroutine 1, and subroutine 1 is again called from the subroutine 2. ठीक है, तो जो मेन प्रोग्राम है, ठीक है, तो मेन प्रोग्राम से सपोज हम सबरूटीन 1 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एंड फ्रॉम सबरूटीन 1 वी अगेन कॉल फ्रॉम द सबरूटीन 2. मीन्स सबरूटीन 2 से, ठीक है, अगेन हम सबरूटीन 1 को कॉल आउट कर रहे हैं. सो दैट टाइप ऑफ प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अ रीएंट्रांट सबरूटीन. सो द प्रोग्राम रीएंटर्स इनटू द सबरूटीन 1. ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो मेन प्रोग्राम से हम सबरूटीन 1 को कॉल कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन प्रोग्राम, एंड देन फ्रॉम दिस सबरूटीन 1 इज अगेन कॉल टू द subroutine 2, and this program re-entrance into the subroutine 1. So this type of subroutine is called as a re-entrant subroutine. So here in figure the flow of re-entrant subroutine is given. So in that main line is the main program. Okay, in main program it will call the subroutine. So the call will be executed, then subroutine 1 will be executed. The subroutine will call the another subroutine, and that subroutine is also executed, and after that this will be a return to the main program, and after main program the next instruction will be fetch, and that can be executed. So that is the return to the subroutine. So this type of subroutine is called as a reentrant subroutine. तो रीएंट्रांट सबरूटीन में जब भी मेन प्रोग्राम से सबरूटीन को कॉल किया जाएगा, दैट विल एग्जीक्यूट दैट सबरूटीन. ठीक है, तो वो सबरूटीन एग्जीक्यूट होगा. हो सकता है उस सबरूटीन से नेक्स्ट सबरूटीन को कॉल किया गया, ठीक है, तो दैट नेक्स्ट सबरूटीन भी वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, एंड आफ्टर दैट जो रिटर्न एड्रेस है, ठीक है, ऑफ द प्रोग्राम, तो वहाँ से ये मेन प्रोग्राम में एंटर होगा सबरूटीन, एंड जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आफ्टर द कॉल, ठीक है, and that will be executed in the mainline program. So this type of subroutine is a simply reentrant subroutine. Second type of nested subroutine is the recursive type of subroutine. So a procedure which call itself is called as a recursive subroutine. ठीक है, तो जो प्रोसीजर itself जो कॉल किया जाता है उसको हम recursive subroutine कहते हैं. They are used when we work with the complex data structure called as trees,
ठीक है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होगा या कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होगा लाइक इन ट्रीज फॉर्म, ठीक है, तो जैसे ट्रीज में रूट्स होते हैं, ठीक है, लाइक दैट, तो उस टाइप के प्रोग्राम में हम रिकर्सिव सबरूटीन का यूज़ करते हैं। सो द रिकर्सिव लूप टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट एंड ऑक्यूपाइज द स्टैक स्पेस। तो रिकर्सिव जो लूप है, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो लॉन्ग लगता है, ठीक है, एंड वो स्टैक में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। फॉर दिस टाइप ऑफ सबरूटीन वी नॉर्मली डिफाइन द एन। सो एन इज़ द डेप्थ ऑफ रिकर्सिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन है वो रिकर्सिव डेप्थ है। सिर्फ एन इज इक्वल टू 4 दैट एन इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 आफ्टर इज सबरूटीन, ठीक है। अगर हम एन का वैल्यू यहाँ पे 4 कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही सबरूटीन एग्जीक्यूट होगा देन एन इज डिक्रीमेंट बाय 1 मीन्स एन माइनस 1, लाइक 4 माइनस 1 3 2 1 लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो डायग्राम दिया है रिकर्सिव सबरूटीन का विथ वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 4। तो जैसे ही मेन लाइन प्रोग्राम कॉल करेगा दैट रिकर्सिव नेक्स्ट मेन लाइन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सो दैट recursive subroutine will enter into the subroutine. Then after this subroutine it call itself, so again it will be executed, again that subroutine again call itself, again it will be executed, and after that by using the return instruction it will again goes to the previous subroutine, again that subroutine call the its previous subroutine, again return from that previous subroutine to the mainline program. So that type of subroutine is called as a simply recursive subroutine, ठीक है। तो रिकर्सिव सबरूटीन में जो है मेन प्रोग्राम कॉल करेगा सबरूटीन को या प्रोसीजर को इटसेल्फ, ठीक है, देन सबरूटीन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सेम सबरूटीन अगेन रिकर्सिव सबरूटीन को यहाँ पे कॉल करता है, ठीक है। सो अगेन दैट कॉल इज एग्जीक्यूटेड, again it will call to the subroutine, ठीक है, and then after using the retrace address it will again return to the mainline program and the next mainline instruction will be executed after that, and for each time the value of n is decremented by 1। तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट कॉल हुआ है so n is decremented by 1, that is 3, then 2, then 1 like that। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड सबरूटीन्स, जिसमें हमने दो टाइप्स कवर किए, री एंट्रेंस सबरूटीन एंड रिकर्सिव सबरूटीन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलेबस इज द सिलेबस टॉपिक दैट इज काउंटर एंड टाइम डिले, दैट hexadecimal module 10 counter we have to study, and debugging counter and time delay programs we have to study in this section. So first we start with the time delay and counter. So here we take one program which is based on to generate the time delay for 16-bit counter. So write a program to generate the delay using a 16-bit counter, ठीक है। तो 16-bit काउंटर का यूज़ करके हमें डिले जनरेट करना है, ठीक है। कंसिडर सबरूटीन गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे सबरूटीन दिया हुआ है जिसमें इंस्ट्रक्शन, कमेंट्स एंड टी स्टेट्स दिए, ठीक है। दैट इज़ नंबर ऑफ टी स्टेट्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले LXI कॉमा काउंट, इट विल लोड द 16-bit काउंट, ठीक है। तो 16-bit काउंट डी रजिस्टर में यहाँ पे लोड होगा, ठीक है। एंड उसके लिए जो टी स्टेट लगेंगे वो 10 टी स्टेट्स है फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। देन यहाँ पे लूप लिया है दैट इज़ लेवल L1 जिसमें डिक्रीमेंट डी, ठीक है। तो डी को यहाँ पे डिक्रीमेंट किया है 1 से, ठीक है। एंड इट रिक्वायर द टोटल 6 स्टेट्स टू परफॉर्म दिस इंस्ट्रक्शन। देन मूव ए कॉमा डी, डी का जो काउंट है वो यहाँ पे हमने ए में मूव किया है, इट रिक्वायर द 40 स्टेट। देन ऑरिंग ऑपरेशन किया यहाँ पे ORA E लॉजिकली और डी एंड ई, ठीक है। तो डी एंड ई को यहाँ पे ऐड किया हमने, ऑरिंग गिव्स द एडिशन, तो इट रिक्वायर्स द 40 स्टेट्स। एंड लास्ट में जो है वो जंप L1, इफ द रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0 कंटिन्यू दिस लूप, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तब तक L1 जो लूप है ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स द 10/7 टी स्टेट्स।
ठीक है। तो इस तरह से हमें सब रूटीन दिया है एंड वी हैव टू जनरेट द डिले बाय यूजिंग अ 16-bit काउंटर। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंस्ट्रक्शन LXI D काउंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो काउंट है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, मीन जो भी 16-bit काउंट है वो लोड कर देंगे हम डी रजिस्टर में ओनली वंस। सो द नंबर ऑफ टी स्टेट्स रिक्वायर फॉर द इटरेशन आर इक्वल टू द टी स्टेट्स ऑफ DCX D, टी स्टेट्स फॉर मूव A, D, टी स्टेट्स फॉर द ओरिंग ऑपरेशन एंड टी स्टेट फॉर दिस जंप ऑपरेशन। ठीक है, तो जो टोटल टी स्टेट्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसमें जो लेबल L1 से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, डिक्रीमेंट, मूव, ऑरिंग एंड जंपिंग। ठीक है, तो इन सब टी स्टेट्स को हमें सिंपली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो 6 टी स्टेट्स आर रिक्वायर फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेशन ऑफ काउंट, 4 फॉर द मूव, 4 for the ORing operation and a 10 for the jump operation. So the addition will be 6 plus 4 plus 4 plus 10. So total 24 T states are required. Then next one is the T state for the last iteration that requires the T state for decrement D, move A, D, T states or T states of ORing operation एंड टी स्टेट्स फॉर दिस जंप ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें टोटल टी स्टेट्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर लास्ट इटरेशन, तो इसमें जो डिक्रीमेंट डी के टी स्टेट्स जो है वो 6 है, दैट विल बी 6। मूव ऑपरेशन के लिए 4 टी स्टेट्स आर रिक्वायर, ऑरिंग इज 4 टी स्टेट्स रिक्वायर फॉर दिस जंप ऑपरेशन, 7 टी स्टेट्स आर रिक्वायर एंड वी हैव टू ऐड इट, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में यहाँ पे ऐड किया था। 6 plus 4 plus 4 plus 7, टोटल टी स्टेट्स रिक्वायर आर 21 टी स्टेट्स फॉर लास्ट इटरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने LXI D काउंट के लिए यहाँ पे टी स्टेट्स कैलकुलेट किए एंड लास्ट इटरेशन के लिए जो टी स्टेट रिक्वायर है उसको हमने कैलकुलेट किया है। देयरफॉर टोटल स्टेट्स रिक्वायर बाय द प्रोग्राम आर, तो टोटल टी स्टेट्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे। टोटल टी स्टेट्स आर 10 प्लस 10 टी स्टेट जो लग रहे हैं हमें यहाँ पे काउंटर को लोड करने के लिए, जो कि 16-bit काउंटर है। तो यहाँ पे LXI D काउंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 टी स्टेट्स रिक्वायर है। सो इट विल बी 10 प्लस काउंट -1। ठीक है, क्योंकि हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं डी काउंटर को, सो दैट इज काउंट -1, सो दैट विल बी काउंट -1 इनटू जो हमने टोटल टी स्टेट्स यहाँ पे कैलकुलेट किए फॉर दिस LXI D काउंट, दैट इज़ 24। देन लास्ट इटरेशन के जो टी स्टेट है वो हमने कैलकुलेट किए, दैट इज़ 21। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक टोटल टी स्टेट्स रिक्वायर फॉर प्रोग्राम के लिए एक फार्मूला एग्जीक्यूट करना किया है एंड यहाँ पे हमें सिंपली वैल्यूज़ पुटअप करना है। सो फॉर काउंट इट इज़ 0FFH। ठीक है, तो जो काउंट हम डी रजिस्टर में यहाँ पे सेव कर रहे हैं या लोड कर रहे हैं, दैट इज़ 4095 विच इज़ इन डेसिमल, दिस इज़ इन हेक्साडेसिमल, 4095 इज इन decimal, so that count will be loaded into this D register. So the number of T states for that is 10. We are putting the values, that is 10, count is 4095 minus 1, so it will be a 4094 multiplied by 24 plus 21. ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 98287. So that is the number of T states required for loading of this 16-bit counter, and assume that the frequency or operating frequency required for the clock is the 5 megahertz. ठीक है, तो इसे हमने assume किया है। तो इस फ्रीक्वेंसी से हम टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 टी स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टी स्टेट परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम इज़ इन सेकंड। ठीक है, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 टी स्टेट इज़ 1/5 मेगाहर्ट्ज़, मीन्स फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो टाइम पीरियड से 1/t है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है, सो t इज़ इक्वल टू 1/f, so we are putting the value 1/f. F is the
5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है. सो इट विल बी अ 0.2 माइक्रोसेकंड, ठीक है, मीन्स 0.2 इंटू 10⁻³ देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अबो प्रोग्राम, ठीक है. तो जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस काउंटर लोडिंग प्रोग्राम, ठीक है, विल बी अ 98287 जो नंबर ऑफ टी स्टेट्स है, ठीक है. एंड एक टी स्टेट परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लगता है वो हमने कैलकुलेट किया है फ्रीक्वेंसी से, जो कि 0.2 माइक्रोसेकंड है. तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम. सो इट विल बी 196.57.4 माइक्रोसेकंड. सो दैट इज़ द time required for the execution of this instruction. So the maximum delay that can be achieved by using a 16-bit counter is a 65,535, which is in decimal number, and 5 megahertz operating system frequency is 10 plus जो फॉर्मूला हमारा काउंट -1. सो मैक्सिमम काउंट यहाँ पे 65,535 -1 इंटू 24 प्लस 21 into the time required for one t state is 0.2 microsecond. So it will be a 0.31 second. So that must be a maximum delay that can be achieved in 16-bit count. The next concept is a time delay using a nested loop. So we have to write a program to generate a delay using a nested loop, ठीक है. तो nested loop का यूज़ करके हमें यहाँ पे जो टाइम डिले, ठीक है, उसे कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे सब रूटीन दिया हुआ है हमें, दैट इज़ अ प्रोग्राम जिसमें इंस्ट्रक्शन कमेंट एंड टी स्टेट्स दिए, ठीक है. तो यहाँ पे दो लूप से L1 L2, ठीक है. तो फर्स्ट में हमें मल्टीप्लायर काउंट को लोड करना है डी रजिस्टर में, जो कि एक इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है MVI, ठीक है. सो दैट विल इनिशियलाइज द मल्टीप्लाई, सो दैट रिक्वायर्स द 60 स्टेट. देन डिले काउंट को हमें मूव करना है C रजिस्टर में, ठीक है. सो दैट विल इनिशियलाइज द डिले काउंट. 70 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड. देन डिक्रीमेंट C को हमें डिक्रीमेंट करना है 1 से काउंट को. 40 स्टेट रिक्वायर. देन जम्प बैक टू द लूप L1, ठीक है. सो इफ द डिले काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, कंटिन्यू. 10/70 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड. देन नेक्स्ट इज द डिक्रीमेंट D, डिक्रीमेंट द मल्टीप्लायर काउंट, ठीक है. तो मल्टीप्लायर काउंट को हमें 1 से डिक्रीमेंट करना है. टी स्टेट्स गिवन आर 40 स्टेट. देन जम्प बैक टू द लूप L2. इफ मल्टीप्लायर काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, 10/70 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड. सो इन दिस मेथड देयर आर मोर देन वन लूप, ठीक है. तो इसलिए नेस्टेड लूप कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है. द आउटर लूप सेट्स द मल्टीप्लाइंग काउंट टू द डिलेस प्रोवाइडेड टू द इनर मोस्ट लूप, ठीक है. तो जो आउटर लूप है L2 दैट विल प्रोवाइड the inner loop as a delay. So innermost loop is same as the above, ठीक है. तो सबसे पहले हम टी स्टेट इनर लूप के लिए कैलकुलेट करेंगे. टी स्टेट रिक्वायर फॉर द इनरमोस्ट लूप इज़ 7, ठीक है. तो इनरमोस्ट लूप जो है वो यहाँ पे काउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लायर के लिए, जिसमें टोटल टी स्टेट जो रिक्वायर है, ठीक है, इट इज़ 70 स्टेट, ठीक है. तो यहाँ पे डिले काउंट के लिए एंड मल्टीप्लायर काउंट के लिए, दोनों के लिए जो टी स्टेट्स है वो सेम है, ठीक है. सो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया था, ठीक है, फार्मूला हमने डेवलप किया था, सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो फॉर इनर मोस्ट लूप द टोटल टी स्टेट्स रिक्वायर आर 7. देन डिले काउंट, ठीक है. तो डिले काउंट के लिए हमें यहाँ पे जो टी स्टेट्स रिक्वायर्ड है वो 7 है, ठीक है. इनर मोस्ट लूप जो है वो डिले काउंट के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो 70 स्टेट्स आर देवर. सो वी आर पुटिंग द वैल्यू एज अ 7 फॉर टी स्टेट. देन प्लस डिले काउंट -1, क्योंकि डिले को हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं. सो वी आर डिक्रीमेंटिंग दिस C जो कि डिक्रीमेंट काउंट है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग डिले काउंट -1. देन इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 14 जो टोटल टी स्टेट्स रिक्वायर है, दैट इज़ 10 + 4 फॉर दिस डिले काउंट. 4 + 10 दैट इज़ 14 प्लस 11 दैट इज़ 7 प्लस दिस 4, this 7 for this
jump loop L1 and 4 for decrement. So 7 plus 4 is 11. ठीक है, तो जैसे लास्ट सेक्शन में हमने फार्मूला डिराइव किया था, सेम फार्मूला यहाँ पे हमने इनर मोस्ट लूप के लिए डिराइव किया है टी स्टेट के लिए। ठीक है, सेकंड जो है टी स्टेट रिक्वायर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो टोटल टी स्टेट रिक्वायर जो है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो उसके लिए हमें मल्टीप्लायर काउंट -1। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लूप है वो मल्टीप्लायर काउंट के लिए। ठीक है, सो इट रिक्वायर्स अगेन 70 स्टेट्स। ठीक है, तो पहले जो इनर लूप के लिए हमने डिले काउंट के लिए टी स्टेट निकाला था। ठीक है, अभी टोटल टाइम रिक्वायर्ड हमें अगर कैलकुलेट करना है टी स्टेट्स का, सो वी हैव टू टेक द मल्टीप्लायर काउंट -1 इंटू दिस टी इनर इंटू 14 बिकॉज 10 plus 4 is 14 plus 7 plus 4 is 11. So that is the T state required for execution of program. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो डिले काउंट है उसे अज्यूम करना पड़ेगा पहले। ठीक है, फॉर डिले काउंट उसको अज्यूम किया हमने 0 है, मीन्स दैट इज़ 10 in डेसिमल। एंड मल्टीप्लायर काउंट जो है उसे हमने अज्यूम किया एज 5h. सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. सो टी इनर इज इक्वल टू 7 प्लस डिले काउंट जो यहाँ पे हमने 10 अज्यूम किया है, वी आर पुटिंग द वैल्यू इन दिस फर्स्ट फॉर्मूला 10 - 1 इंटू 14 प्लस 11. ठीक है, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका टी इनर एज 144. देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम अज्यूम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एज 5 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, तो जैसे लास्ट सेक्शन में हमने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अज्यूम किया था, सेम यहाँ पे 5 मेगाहर्ट्ज़ हमने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को अज्यूम किया है. ओके, देन वी आर पुटिंग द वैल्यू एज 5 - 1 इंटू 144 दैट इज टी इनर. सेकंड फार्मूला में हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो दिस मल्टीप्लायर काउंट इज 5, so we are putting this value as 5 - 1. then t inner we already calculate, that is 144. put the value of t inner as 144 plus 14 plus 11 multiply by 0.2 माइक्रोसेकंड. जो लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था t इज इक्वल टू 1/f. f इज़ 5 मेगाहर्ट्ज़, तो यहाँ पे जो t का वैल्यू रहेगा वो 0.2 माइक्रोसेकंड आएगा. ठीक है, दैट वैल्यू इज मल्टीप्लाई. सो व्हेन वी कैलकुलेटेड इट, सो इट विल बी 0.1286 मिलीसेकंड. सो दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज 0.1286 मिलीसेकंड. तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जनरेटिंग पल्स वेव फॉर्म का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.